अगले 2 महीने तक वह हर बृहस्पतिवार और सोमवार को मधुकर से मिलती रही। हर बार मिलने से पहले यह प्रतिज्ञा करके कि वह उससे कह देगी यह उनकी अंतिम भेंट है। हर बार मिलने के बाद निश्चय करके कि अगली भेंट में वह उससे कह देगी कि वह उनकी अंतिम भेंट है। बस मिलते वक्त ना जाने क्या हो जाता है कि वह अत्यंत स्वाभाविक ढंग से उससे एक बार और मिलने का वायदा कराती। उससे मिलकर घर लौटती तो पाती होठों पर उसके होठों का स्वाद तो है ही, कानों में उसकी हंसी की गूंज भी है और दृष्टि के सम्मुख उसके साथ देखे हर पत्ते फूल पत्थर का सजीव चित्र। लगता वह सब उसने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। मधुकर के साथ रहते उसकी इंद्रिय शक्ति सहस्त्र गुना तीव्र हो उठती थी। चारों ओर बिखरी क्षुद्र से क्षुद्र वस्तु भी उसकी विशद दृष्टि के आगे किसी अलौकिक ज्योति का स्पर्श पर रंग दीप्त हो जाती। घर लौटने के कुछ क्षणों बाद तक वह कौंती दृष्टि उसके साथ रहती जब तक जितिन के साथ अपने झूठे रिश्ते को स्पष्टता के साथ देखती। प्रतिज्ञा करती कि मधुकर का संपर्क कितना भी मधुर और अनिवार्य क्यों ना लगे उसे नकारना ही होगा। कारण वह विवाहित है और विवाह उसने अपनी इच्छा से किया है। फिर अपने निश्चय से उसे अवगत कराने के लिए उससे अंतिम भेंट करने जाती और पाती कि वह कुछ नहीं कह पाई है सिवा इसके कि अगले सोम या बृहस्पति दिन के 2 बजे उससे फिर मिलेगी। रात को अपने शयन कक्ष में मुलायम गद्दे पर आराम से लेटे लेटे वह सोचती कितना आसान तो है। मधुकर मुझे प्यार करता है और मैं उसे। इस तरह छिप छिप कर मिलकर अपनी आत्मा का हनन करने से कहीं अच्छा है जितिन से तलाक मांग लेना और जीवन का पुनरारंभ करना। मधुकर के साथ एक दूसरा घर, एक दूसरा शहर, एक दूसरी दिनचर्या, एक दूसरा जीवन। फिर जैसे जैसे नूतन की कल्पना उसे प्रहर्ष से भरती जाती वैसे वैसे आतंक से भी, और वह पाती एक बार फिर कोई निश्चय न लेकर अब उसने अपने को क्षण क्षण बीतती स्थितियों के ज्वार भाटे के साथ बहते रहने के लिए छोड़ दिया है। रोज़मर्रा के जीवन में हमें बांधे रहने की बहुत बड़ी ताकत होती है। जितना वह हमें सालता है, जितना हम उसे तोड़ फेंकने में मंसूब बनाते हैं, उतना ही वह हमें जकड़ता चला जाता है। भीतर ही भीतर एक बात मनीषा जानती थी, अनिश्चित काल तक ऐसे बहते रहना असंभव होगा। एक दिन आएगा और शीघ्र जब कोई ना कोई ठोस पत्थर उसके बहाव के बीच अवरोध बन खड़ा हो जाएगा और उसे अपनी राह निर्णीत करने पर बाध्य कर देगा। उस अनिवार्य क्षण की कल्पना से वह पुलकित थी और भयभीत भी। ऐसे ही जनवरी फरवरी बीत गई और फिर मार्च। 2 दिन में अप्रैल का महीना आरंभ हो जाएगा। अप्रैल यानी यूनिवर्सिटी में परीक्षा का आरंभ, लेक्चर ट्यूटोरियल्स से कुछ दिनों के लिए छुट्टी। सुबह 10 बजे परीक्षा आरंभ, 1 बजे समाप्त। 10 से 1 इन्विजिलेशन की ड्यूटी, फिर सारा दिन चैन। बंगलुरु के शांत निरीह वातावरण में इन्विजिलेशन से क्या डर, ना तोड़ फोड़ ना मारपीट। चुपचाप पर्चा शुरू और चुपचाप ख़त्म। अप्रैल का महीना इतना सुखद कभी नहीं लगा था। 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय मधुकर के साथ गुजार सकेगी। 2 दिन बाद शुरू होने वाले अप्रैल की कल्पना से वे दोनों इतने सुखी थे कि कुछ दिनों के लिए किसी भी समस्या के विषय में सोचना स्थगित कर रखा था। आज था 30 मार्च का दिन, सोमवार। सहसा मंथर गति से चल रहा घटना चक्र कब किस अदृश्य शक्ति के हाथ का धक्का पाकर द्रुतगामी हो गई दिशा पर छोड़ चला और मनीषा को उस अनिवार्य क्षण की दहलीज पर ला खड़ा कर गया, उसे पता ही नहीं चला। मधुकर के साथ बैठे बैठे आने वाले अप्रैल के विषय में बतियाते 7 बज गए थे। अब चलूँ, मनीषा ने उठते हुए कहा। परसों 1 बजे मिलोगी ना? मधुकर ने उसका हाथ थाम लिया और एक नन्हा सा चुंबन उसकी हथेली पर रख दिया और एक बुरी तरह धड़क रही उसकी नाड़ी पर कलाई के ऊपर। हाँ, उसने फंसे कंठ से कहा। हमेशा की तरह आज भी उसके हल्के से स्पर्श से उसका पूरा शरीर यूं झंकृत हो गया कि गला तक रुंध गया और बात नहीं हुई।
दोनों स्कूटर पर बैठकर उसके घर को चल दिए और तभी किसी क्षण शायद स्कूटर की तेज रफ्तार से स्पर्धा कर अनिश्चितता में अटका घटना चक्र रेस के घोड़े के समान दौड़कर कहाँ से कहाँ निकल गया। घर के बाहर स्कूटर रोककर वे उतरे तो देखा गाड़ी के पास खड़ा जितिन उस पर सामान लदवा रहा है। आ गए, जा रहे हो? मनीषा ने बेवकूफ़ की तरह एक साथ कहा। उसे इस समय वहाँ देखकर वह बुरी तरह अचकचा उठी थी। हाँ, जितिन ने सहज भाव से उत्तर दिया, मद्रास जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना तुमसे मिले बिना ही जाना पड़ता। पर एकदम नहीं, बात तो कई दिनों से हो रही थी पर निश्चित नहीं थी, इसलिए तुमसे नहीं कहा, उसने कहा और मधुकर की ओर मुड़ गया। मैं जितिन राय हूँ। आप? यह मधुकर है, मिस्टर नागपाल। मनीषा ने बौखलाकर जल्दी जल्दी परिचय करवाया। और यह जितिन मेरे पति, नमस्ते। जितिन ने हाथ आगे बढ़ाया पर मधुकर को हाथ जोड़ते देख खुद भी नमस्कार में हाथ जोड़ दिए। पिछली बार आप आए तो मिलना नहीं हो पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसने कहा। आइए अंदर चलें। आप क्या हमेशा ऐसे ही एकदम बाहर चले जाया करते हैं? अंदर पहुंचकर मधुकर ने पूछा। नहीं, एकदम तो नहीं, असल में अपनी एक मशीन का पार्ट ठीक करने मद्रास पानिकर कंपनी को भेजा हुआ है। कब से फ़ोन पर झक मार रहा हूँ, ना ठीक किया जाता है ना कोई संतोषजनक सूचना दी जाती है, इसलिए सोचा और देर ना करके खुद जाकर अपने सामने ठीक करवा कर ले आऊँ। गाड़ी से जा रहे हो? मनीषा ने पूछा। हाँ, लाने में आराम रहेगा। मशीन इम्पोर्टेड होगी? मधुकर ने पूछा। हाँ, उसने लापरवाही से कहा। शायद इसीलिए ठीक करवाने में तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी मशीनें क्यों लगाते हैं जिन्हें हमारे श्रमिक ना चलाना जानते हैं ना सुधारना। तब क्या करें? और भी मशीनें हो सकती हैं जो लेबर सेंसिटिव हों। कहाँ हैं? बन सकती हैं यहाँ अपने देश में? हाँ, बन तो ज़रूर सकती हैं, जितिन ने कहा। फिर पूछा, आप भी हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं? जी नहीं, अर्थशास्त्र। ओह सच, मुझे आप थ्योरी पढ़ाने वालों से बड़ी ईर्ष्या होती है। आप जो चाहें कह सकते हैं। आपका मतलब हम लोग बिना सोचे विचारे बात करते हैं? नहीं, सोचते विचारते आप लोग बहुत हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा, बस करते कुछ नहीं। आप पूंजीपतियों का ख्याल है इस देश में करता केवल आप हैं, मधुकर ने तिलमिलाकर कहा। मैं पूंजीपति नहीं, मुलाजिम हूँ, जितिन ने कहा। पूंजीपतियों को लेकर मैं बहस नहीं करना चाहता, पर अपने जैसे मुलाजिमों के लिए ज़रूर कह सकता हूँ कि हम करता हैं। काश जितिन यह कहते हुए मुस्कुरा देता। मनीषा ने सोचा तब मधुकर इतना अधीर नहीं होता, पर वह तनिक भी नहीं मुस्कुराया। वह गंभीरता से गंभीर विषय पर बात कर रहा था। ऐसी बातचीत के बीच वह महज औपचारिक कारणों से मुस्कुराया नहीं करता। वह जानती है, सिर्फ मोटी तनख्वाह पाने वाले आप जैसे लोग या श्रमिक भी? मधुकर ने तमतमाए चेहरे से पूछा। जितिन जोर से हंस पड़ा। एक श्रमिक के मुकाबले में मोटी तनख्वाह आप भी पाते हैं मिस्टर नागपाल, पर उसके मुकाबले में कर्ता नहीं बन सकते। कहकर ही उसने सहज भाव से पूछा, क्या लेंगे, विस्की या बियर? उसके लहजे से लगा जैसे अप्रिय कुछ कहा ही नहीं गया। जी नहीं धन्यवाद, मधुकर ने तीखे स्वर में कहा। वह सब महंगे व्यसन मेरी ताकत से बाहर हैं, तो चाय कॉफ़ी मनीषा बसप्पा से कहो ना। लेंगे कुछ कॉफ़ी? मनीषा ने पूछा। नहीं, मधुकर ने छोटा सा उत्तर दिया। आप बुरा तो नहीं मान गए? जितिन ने ऐसे कहा जैसे बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं हुई हो। पर बात यह है कि इकोनॉमिक्स की जार्गन मुझे कभी भी अर्थपूर्ण नहीं लगी, और ना ही उसके टोटके जो इकोनॉमिस्ट लोग हर समस्या के हल के लिए इत्मीनान से पेश करते रहते हैं। जार्गन आप लोग भी कम नहीं बोलते। मधुकर अब भी क्रुद्ध था। किसी मैनेजर के पास चले जाइए, वह धड़ाधड़ बोलता चला जाएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशन रिसर्च, टाइम एंड मोशन स्टडी और ना जाने क्या क्या, सब विदेशों में चुराई लफ्ज़बाजी। मैनेजर बनने के लिए उन अमीरजादों ने तालीम अमेरिका में जो पाई जाती है। हाँ, जितिन फिर हंस पड़ा। यह छूत की बीमारी अब हम लोगों को भी लगने लगी है। मैं तो यही कहता हूँ, बोलो कम और जो बोलो करके दिखाओ। भाषण देने तो बुद्धिजीवी बहुत हैं, तो क्या सब बुद्धिजीवी सिर्फ भाषण देते हैं? इतिहास उठाकर देखिए, कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जब बुद्धिजीवियों ने
क्रांति में सक्रिय भाग लिया है, फ्रांस की क्रांति। ओह फ्रांस, जितिन ने बीच में ही बात काट दी। विदेशों के उदाहरण मुझे मत दीजिए, बहुत बेमानी लगते हैं, अपने देश की बात कीजिए। है यहाँ कोई बुद्धिजीवी जो किसी ठोस चीज़ का संचालन कर रहा है? अलबत्ता सुझाव हर मिनट एक की रफ्तार से ज़रूर दे रहा होगा। यही हमारी त्रासदी रही है। विचारकों को हमने हमेशा करने वालों से ऊंची जगह दी है, इसीलिए हमारे यहाँ विचारक नपुंसक हो गया है। बोलता है और बोल बोल कर आखिर थक कर चुप हो जाता है, ना खुद कुछ करता है, ना दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और तो और जिन श्रमिकों के नाम की शाब्दिक माला वह हमेशा जपता रहता है, उनका संचालन ही कब किया है उसने? संचालन करने वाला है अवसरवादी राजनीतिज्ञ, जिसने हर कर्मठ इंसान में प्रतिद्वंदी की बू आती है। श्रमिकों का संचालन हम क्या करेंगे? वे तो आपकी मुट्ठी में हैं। और अवसरवादी राजनीतिज्ञ, वे भी आपके ही चट्टे बट्टे हैं, मधुकर उग्र स्वर में बोला। काश, जितिन ने वास्तविक विषाद के साथ कहा, हमें मैनेज करना आता तब हमारी यह दुर्दशा ना होती। खैर आज समय कम है, लंबी बहस फिर कभी करेंगे, दिलचस्प विषय है, मैं चलता हूँ। मधुकर एकदम उठकर खड़ा हो गया। अरे बैठिए ना, जितिन ने कहा। मैं आपको भगा नहीं रहा, मुझे 2-4 चीज़ें और रखनी हैं, अभी आया। वह कमरे से बाहर निकल गया। मधुकर दोबारा बैठा नहीं। जा रहा हूँ, उसने मनीषा से कहा। मनीषा ने उसे रोका नहीं, कहा अच्छा और सुनो, जितिन की बातों का बुरा ना मानना, उन्हें जिरह करने की आदत है और कुछ मुंहफट भी हैं। यह शौक वह अपने मुलाजिमों पर ही फरमाए तो बेहतर है। उसने कहा, शायद आप भी उनके आरोपों से सहमत हैं। कैसे? मनीषा ने मुस्कुराकर मीठे स्वर में कहा। उनके आरोप मेरे विरुद्ध तो सचमुच खरे उतरते हैं। मैं अभियुक्तों में से एक हूँ, शायद। अच्छा चलूँ। वह अब उतना कठिन नहीं रह गया था। जितिन ने जो कुछ कहा था मनीषा को गलत नहीं लगा था। विवाद करके उसका खंडन उसे संभव नहीं लगा था, इसलिए चुप बनी रही थी। फिर भी उसकी पूरी सहानुभूति मधुकर के साथ थी। जितिन को क्या अधिकार था उसे कटघरे में खड़ा करके न्यायाधीश समान उससे प्रति प्रश्न करने का? वह कोई मुकदमा तो नहीं था कि तनिक मुस्कुराया तक नहीं जा सकता था। एक बार फिर उसे लगा कि जो गलत हुआ था वह यही कि वह एक बार भी मुस्कुराया नहीं था। सहसा एक नया विचार उसके दिमाग में कौंध गया। कहीं वह मधुकर से इसलिए तो खिंचाखिंची नहीं कर रहा था क्योंकि वह उससे ईर्ष्या कर उठा था? क्या उदासीनता की ऊपरी परतों को चीरकर उसने अंतःकरण के एक दूसरे के प्रति उनके लगाव को भांप लिया था और अपने तरीके से आक्रमण कर उठा था? अंदर से लौटने पर शायद वह कुछ और कहे, सोचकर उसका हृदय आशंका से धड़क उठा। जितिन का उसके लिए सतर्क हो ईर्ष्या कर उठना एक सुखद अनुभूति थी। वह उसके साथ ही उसकी विचारधारा विपरीत दिशा में बह चली। सचमुच मधुकर के साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। उसे इतना प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। पहले यह तो निश्चय कर लेती कि वह वाकई उससे आकर्षित है या महज जितिन को झकझोर डालने के लिए उससे निकट आने दे रही है। उसकी निकटता के स्मरण मात्र से ही उसका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया। पर उसे नकार कर सोचा, इससे क्या? स्नेह पाना किसे अच्छा नहीं लगता, और वह भी मधुकर जैसे आकर्षण व दिलचस्प पुरुष से। उसका साहचर्य मधुर है, मोहक है, यह ठीक है। फिर भी उसे इससे और आगे बढ़ने के लिए प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अभी भी समय है। जितिन की बाहों के सुरक्षित आलिंगन में बंधकर उस अवांछनीय स्पर्श की मादकता को भुला देना होगा। भुला देना शायद उतना कठिन भी ना हो जितना वह अब तक सोचती आई है। मिस्टर नागपाल गए? हाथ में ब्रीफकेस थामे जितिन बैठक में आ पहुंचा। हाँ, तुम भी अभी जाओगे? मनीषा ने साग्रह पूछा। हाँ, अभी चल पड़ूंगा तो रात 12 बजे तक मद्रास पहुंच जाऊंगा। कल सुबह जल्दी फैक्ट्री जा सकूंगा, वरना परसों शनिवार हो जाएगा और वे लोग वीकेंड मनाने में रम हो जाएंगे। कब तक आओगे? हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता? हाँ, आ। उसके स्वर में आतंक से चौंककर उसने उसकी ओर देखा। बोला, काम जल्दी निपट गया तो जल्दी लौट आऊँगा। मैं भी साथ चलूँ? अब इतना वक्त कहाँ है कि तुम सामान वामान ठीक कर सको। वैसे भी मुझे डांडेली वगैरह भी जाना है, काम बहुत है, तुम नाहक बोर होगी।
मनीषा को इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए था, पर वह नहीं थी। फिर भी उसने अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं होने दी। कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। और हाँ, जितिन ने कहा, गाड़ी लिए जा रहा हूँ, तुम्हें तकलीफ़ तो होगी, पर देखना बस के चक्कर में मत पड़ना। स्कूटर टैक्सी जो मिले ले लिया करना। उसकी क्या ज़रूरत है, मधुकर मुझे छोड़ सकता है। मनीषा ने जैसे निशाना बांधकर तीर फेंका। ठीक है, उन्हें अगर आपत्ति ना हो। आपत्ति क्यों होगी? तभी बसप्पा ने आकर कुछ लिफाफे उसे देकर कहा, चोपड़ा साहब यह दे गया है, बस मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। उसने एक लिफाफा खोलते हुए कहा, अब चलूँगा। मनीषा को लगा वह निर्णायक क्षण आ चुका है, जिसे अब तक वह कल पर टालती आई है। यदि जितिन उसे वहाँ अकेला छोड़कर चला गया तो इस एक हफ्ते के बीच इतना कुछ घट जाएगा कि भविष्य की डोर उसके हाथ से छूट स्थितियों के थपेड़े खाती अनिश्चितता में मंडराने लगेगी। निर्णय का प्रत्येक क्षण भयानक होता है। एक नूतन अपरिवर्तनीय दिशा में कदम उठाने से पहले उसका आतंकित अंतःकरण चिल्लाकर उससे पूर्व परिचित को पकड़े रहने के लिए अनुनय कर उठा। उसे लगा जैसे भी हो जितिन को आज रोक रखना चाहिए, वरना उसके जीवन की तमाम व्यवस्था और सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाएगी। स्वयं उसके साथ उसके हाथ दरवाज़ा खोल झंझावात को निमंत्रण देंगे और फिर दुनिया की कोई ताकत उसके चारों ओर खड़ी सुदृढ़ दीवारों को गिरने से नहीं बचा सकेगी। मधुकर को क्या आपत्ति होगी? बसप्पा के चले जाने पर उसने फिर कहा, वह शौक से छोड़ आएंगे। जितिन लिफाफे के अंदर से पत्र निकालकर उनका अनुसरण करने लगा। कहा कुछ नहीं। एक लंबी सांस खींचकर उसने आखिर वह वाक्य भी कह डाला जिसे सुनने के बाद उसे यकीन था उसकी सारी अन्य मस्तिष्क का हवा हो जाएगी। यदि यह सुनकर भी वह उदासीन बना रहा तो उसके पास अपने को झंझावात के हवाले करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मैं उसके संग ज़्यादा आना जाना नहीं चाहती, उसने कहा। लगता है वह मुझ में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। जितिन ने पत्र मोड़कर वापस लिफाफे में डाल दिया। दूसरा लिफाफा खोलकर उसका कागज़ बाहर निकाल लिया। सुन रहे हो? मनीषा ने कहा। हाँ। उसने इत्मीनान से वह पत्र पढ़ा और वापस लिफाफे में डाल दिया। फिर बोला, दिलचस्प आदमी है मधुकर, पर छोकरे की तरह ज़रूरत से ज़्यादा भावुक। मुझे लगता है वह मुझे चाहने लगा है। बहुत प्रभावित है, मनीषा ने कहा और सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगी कि अब वह चौंक कर उसकी ओर बढ़ेगा और उसे बाहों में लेकर अपने प्यार का इसरार करेगा। भावना का यह प्रतिवादी ज्वार संवेग मधुकर के नवजात प्यार की तरंगों को पीछे धकेल देगा और वह ध्वंस और पुनर्निर्माण की भूकंप से बच जाएगी। अच्छा, लिफाफों को ब्रीफकेस में जमा कर रखते रखते जितिन मज़े से हंस पड़ा। बोला, मैंने कहा ना वह ज़रूरत से ज़्यादा भावुक है। अच्छा, चलता हूँ, उसने फिर कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। मनीषा उसे बाहर के फाटक तक पहुँचाने नहीं गई। जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही, अपने चारों ओर उठी दीवारों को चटाक चटाक कर टूटते सुनती रही और सुनकर जितनी आतंकित होती रही उतनी ही आह्लादित भी।